औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये दर्जा हफ्तम का सबक हम पढ़ रहे हैं। सबक का नाम है श्रीनगर से कारगिल तक। इस सबक में हमने ये यहाँ तक पढ़ा कि कारगिल जब हम जाते हैं या लेह हमें जाना होता है तो कारगिल से होकर गुज़रते हैं। फिर कारगिल के जो जुग्राफियाई हालात हैं वो हमने पढ़े, और किन किन रास्तों से, किन किन जगहों से हम गुज़र कर जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आखिर में इस सबक का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं साथ साथ बुलंद ख़वानी भी करती जाऊंगी, मुश्किल अल्फाज की वजाहत करते हुए सबक को समझाऊंगी भी। आप गौर से सुने। कारगिल का कस्बा नबातात की वजह से सहरा में नखलिस्तान की तरह दिखाई देता है। यानी कारगिल कस्बा जो है, चूँकि वहाँ पर नबातात होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो जिस तरह सहरा यानी डेज़र्ट इलाके में जिस तरह नखलिस्तान होता है, यानी अगर डेज़र्ट में आप जाएंगे, रेगिस्तानी इलाके में जाएंगे, तो वहाँ पर कभी कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होती है। बिल्कुल इसी तरह कारगिल भी अपने आसपास के माहौल में नखलिस्तान की तरह ही दिखाई देता है, क्योंकि कारगिल में मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात होते हैं। कारगिल के बीचों बीच बहने वाला साफ़ व शफाफ पानी का दरियाए सूरो इस मकाम की कुदरती खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। यानी कारगिल में जो दरिया बहता है, जिस दरिया का नाम दरियाए सूरो है, वो कारगिल की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। यह दरिया आसपास भूरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नज़र आता है। यानी ये दरिया जो है, ये दो पहाड़ों के बीच में से होकर गुज़रता है, और वो दोनों पहाड़ कैसे हैं? नंगे पहाड़ हैं। नंगे मतलब वहाँ उन पहाड़ों पर वो पहाड़ पत्थरों के पहाड़ हैं, उन पर कोई पेड़ पौधा नहीं लगा हुआ है। तो उस खूबसूरती में ये एक खूबसूरती में इजाफ़ा करता है, और एक कुदरत का एक शाहकार यानी मास्टरपीस नज़र आता है। इस कस्बे के आसपास भूरे नंगे पहाड़ों के दरमियान गांव आबाद हैं। यानी इस कारगिल कस्बे के आसपास बहुत छोटे छोटे गांव आबाद हैं। इन देहात में रहने वाले लोगों को आम ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करने के लिए कारगिल ही आना पड़ता है। यानी आसपास कारगिल के आसपास जितने भी गाँव हैं, गाँव के रहने वाले लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बाज़ार कारगिल ही आना पड़ता है। मुल्क और बैरूनी मुल्क, यानी मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के आने वाले लोग, सयाहों के लिए भी ये जगह बायस कशिश बन गई है। यानी जितने भी टूरिस्ट्स आते हैं, चाहे वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ से आते हों, बैरूनी मुल्क से आते हों, बाहरी ममालिक से आते हों, या अपने हिंदुस्तान के लोग आते हों, तो वो उनके लिए ये कारगिल जो है वो एक कशिश का बायस बन गई। उसको देखने के लिए ये ज़रूर यहाँ आते हैं। कई सरकारी दफातर यानी सरकारी दफ्तर यहाँ पर हैं, फार्म्स हैं, और हवाई अड्डा की तामीर और दीगर वजूहात की बिना पर कारगिल की अहमियत में दिन दोगुना रात चौगुना इजाफ़ा हो रहा है। यानी इन तमाम चीज़ों की वजह से कारगिल की अहमियत में दिन रात इजाफ़ा होता है। या अनाज की वाफिर फराहमी, सड़कों की तामीर और मकामी पैदावार में इजाफे ने यहाँ के लोगों की उन तकालीफ का काफ़ी हद तक इजाला किया है जिनसे उन्हें माजी में दो चार होना पड़ा था। यानी पुराने ज़माने में या माजी में, यानी पास्ट में लोगों को जिन चीज़ों की तकलीफ़ होती थी, जो चीज़ें उनको नहीं मिलती थी, आसानी से मैसर नहीं होती थी, लेकिन अब वो चीज़ें लोगों को आसानी से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अनाज की वाफिर फराहमी की जाती है। यानी यहाँ से लोगों को, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अनाज फराहम किया जाता है। अच्छी सड़कें पुख्ता बनाई गई हैं, और मकामी पैदावार, चाहे वो गेहूँ हो, जवार हो, बाजरा हो, या वहाँ की खुबानी हो, या छोटे छोटे सेब हो, जब उनमें उनकी पैदावार में इजाफ़ा किया गया तो लोगों की मुश्किलात जो है वो कम हो गई। कारगिल में मुसलमान और बौद्ध आबाद हैं। कारगिल में कौन कौन लोग आबाद हैं? मुसलमान और बौद्ध। उनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। यहाँ के लोग बोधी, पुरकी और बल्ती बोलते हैं। यानी उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी ज़बान को या तो पुरकी बोलते हैं, या फिर वो बल्ती बोलते हैं, या बोधी बोलते हैं। अलबत्ता अक्सर लोगों की ज़बान बल्ती है। कुछ लोग दर्दी या शीना भी बोलते हैं। दर्दी या शीना जो है वो गुरेज़ के लोगों की ज़बान है।
تو کچھ لوگ وہ زبان بھی بولتے ہیں. یہاں بدھ وہار یعنی بودھ لوگ، جس طرح مسلمانوں کی عبادت گاہیں مسجدیں ہوتی ہیں، ویسے ہی وہاں کے بودھ جو ہیں وہ ان کے یہاں جو اپنی حساب سے جو عبادت گاہیں ہیں اس کو بدھ وہار کہتے ہیں. خانقاہیں ہیں، گنبدیں ہیں، مساجد اور امام باڑے پہلو پہلو نظر آتے ہیں، کیونکہ کارگل میں جو مسلمان ہیں کچھ سنی ہیں کچھ شیعہ ہیں. تو سنی جو ہے وہ مساجد میں اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور امام باڑے میں شیعہ لوگ جو ہیں وہ ماتم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، چاہے وہ بودھوں کی خانقاہیں ہوں یا گنبدیں ہوں، مسلمانوں کی مساجد یا شیعہ مسلمانوں کے امام باڑے ہوں، تو وہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں. سبھی ایک دوسرے کے مذہب کو بہت مانتے ہیں. یہاں کا مخصوص لباس چوگا ہے، ایک طرح کا ایک لمبا سا ایک کوٹ، اوور کوٹ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے. ویسا ہی ریڈ کلر کا ہوتا ہے، لال سرخ رنگ کا، جسے گونچا بھی کہا جاتا ہے، اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ گونچا. عورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ گونچا جو ہے یا اوور کوٹ جس کو ہم آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں، تو یہ عورت اور مرد دونوں ہی پہنتے ہیں. اور کس کے ذریعے اس کو بند کرتے ہیں؟ کمر بند کے ذریعے. بیلٹ نہیں ہوتا اس میں، بلکہ کمر بند ہوتا ہے. ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلا پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں. یعنی اس چوگے کے علاوہ وہاں کے جو روایتی کپڑے ہیں ان کے علاوہ، چونکہ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ کیا پہنتی ہے؟ وہ پتلون پہنتی ہے، کوٹ، جیکٹ، جینز وغیرہ بھی پہنتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں. یعنی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اپنے مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور اپنے حساب سے وہ زندگی گزارتے ہیں. یہ تھا کارگل سے سری نگر تک کا سفر کے کچھ حالات جو ہم نے پڑھے. امید ہے آپ کو یہ پورا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو میں نے آپ کو 5 حصوں میں پڑھایا، تو کل انشاءاللہ ہم اس کے سوالات کریں گے. دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.